अच्छा, जो मैं अभी समझा रहा था ना, कैश मेमोरी और जो भी रैम है ना, इसके बीच का डिफरेंस वो समझ में आ गया? इससे पहले ही डिस्प्ले चली गई थी, कितने टाइम पे गई थी साथियों, बताइए। ये जो अभी बताया ना, कैश मेमोरी रजिस्टर, ये तो ये जो मतलब अभी हमने बताया था ना, ये तो हो चुका था ना, ये नहीं हुआ था? मैं बताइए साथियों, कमेंट करके जल्दी से बताइए। नहीं नहीं, जो मैंने अभी बताया था ना, रैम और कैश मेमोरी, ये आपको शो हो रहा था नहीं, या पहले ही से बंद हो गया था? फिर से बता दो, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। देखिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जो कि एक सरल तरीका साबित हो सकता है, ठीक है? और इतना सरल तरीका मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन आज ही वो बन गया, पता नहीं कैसे। तो चलो भाई, देखते हैं क्या सरल तरीका है। देखिए, रैम क्या है? आपकी जो लाइब्रेरी है, यानी जो पुस्तकालय, जहां बहुत सी पुस्तकें रखी हैं, ठीक है, यानी कमरा, एक लाइब्रेरी ऐसे मानिए, एक कमरा है आपका जो भरा पड़ा है किताबों से, ठीक है, तो ये क्या है, रैम। ठीक है। और कैश मेमोरी आपके डेस्क पे रखी सबसे जरूरी किताब है। यानी जो कैश मेमोरी क्या है, कि आप जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जो किताब आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं रोज रोज, उसी को तो मेज पे रखेंगे, या उसे ऐसी जगह रखाएंगे जो 2 घंटे रोज मिले ना ढूंढने पर है ना? तो उसे कहाँ पर, कैश मेमोरी का काम है जहाँ पर आपको जो चीज़ ज़्यादा यूज होती है वो पास में रखते हैं। रजिस्टर क्या है? आपकी उंगलियां जो वर्तमान में किसी शब्द पर काम कर रही हैं, यानी कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ रजिस्टर वहां पर जुड़ा रहता है, भाई चलो भाई ये करना है ना। तो डेटा यानी रैम से कैश में आता है, यानी कि रूम से निकल के, यानी किताबें रूम से निकाल के कैश में लाते हैं, ठीक है, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी फिर रजिस्टर में जाता है, यानी रजिस्टर को देता है, रजिस्टर फिर सीपीयू वास्तव में ऑपरेशन करने लगता है। एक हिसाब से ऐसे समझिए, यहाँ से रोगी है, वो कैश मेमोरी में आता है यहाँ पर, फिर उसके बाद सीपीयू में उसका ऑपरेशन होने लगता है, ठीक है। क्लियर क्लियर हुआ साथियों यहाँ तक? साथियों क्लियर हुआ ना यहाँ तक? कोई डाउट? साथियों कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे देखते हैं। अब हम कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ लेते हैं, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ी हैं। तो पीढ़ी का मतलब जनरेशन, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी विस्तृत विवरण हम लोग जानेंगे इसका। कंप्यूटर के विकास को 5 मुख्य पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसका आधार उनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मुख्य तकनीकी हार्डवेयर रही हैं, ठीक है। अब मुख्य हार्डवेयर कौन कौन से रही हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी है, ए सन नहीं याद करनी है, ठीक है, 1940 से 1956 तक, क्योंकि ये सन अभी तक तो नहीं पूछा गया, हालांकि पूछ सकता है। अगर आपको याद हो जाए तो सही है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हायर एजुकेशन में जरूरी हो जाता है सन याद करना, यहाँ पर सन इतना जरूरी नहीं है। इसमें मुख्य टेक्नोलॉजी क्या है? जो कोर टेक्नोलॉजी थी इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या है? जो ट्रक में जो बल्ब लगते थे पहले, एलईडी से जो पहले पीले पीले से जलते थे, आप लोगों ने देखोगे ऐसा बल्ब, है ना? तो ये क्या है? ये वैक्यूम है, यानी शीशे की जो बनी होती थी ना, तो वैक्यूम ट्यूब उन्हीं को कहते हैं। अब जो बड़े होते थे, जो ये जब वैक्यूम ट्यूब से बनते थे, तो इसका मतलब क्या होता होगा कि ये बहुत इतने बड़े दिखावे में लग रहे हैं। तो इसकी अगर स्क्रीन बनाई होगी किसी ने तो कितना बड़ा बनाया, तो इसी में क्या है, बड़े बड़े कमरे जैसे के कारण ये बहुत स्थान अधिक घेरता था, और मतलब इसकी जो गणना थी वो बहुत धीमी थी, और अविश्वसनीय भी हो जाता था, है ना, और गर्मी भी बहुत पैदा करता था, और इसमें वैक्यूम ट्यूब के कारण लाइट भी ज़्यादा कंज्यूम करता था। और इनपुट आउटपुट पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग होता था। इसका जो उदाहरण उदाहरण है जो है इनायक और डीवेक और यूनिवेक। यूनिवेक भी कह सकते हैं, यूनिबी एसी भी कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में कोई ऐसा नहीं है कि आप यही पढ़ेंगे, जो आपकी मर्जी हो वैसे बोलिए।
आपको इसमें क्या याद रखना है, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो देखिए कैसे नोट्स बनाएंगे। आप अगर यहाँ से नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको क्या लिखना है नोट्स में, आपको यहाँ पे डालना है इतना, ठीक है। अब फिर यहाँ पर डालना है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। उसके बाद में ये पंच कार्ड और पढ़ लोगे ये तो याद ही रहेगा, बाद में ये डाल लेना, बस बन गए नोट्स, ठीक है। यानी फर्स्ट पीढ़ी का इतना है सब, ठीक है। और इसमें जो मशीन लैंग्वेज थी वो 0 और 1 थी, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं नोट्स में लिखना है। और जो द्वितीय पीढ़ी है, ठीक है, और द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ, देखिए सेकंड जनरेशन जो 1956 से 1963 के बीच में रही, इसकी जो कोर टेक्नोलॉजी थी ना वो ट्रांजिस्टर था, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर ऐसा यानी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब था, उसको रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर ने। इसमें जो लैंग्वेज थी वो असेंबली भाषा थी और उच्च स्तरीय भाषाएं जैसी थी, जैसे फोर्ट्रान और कोबोल, ठीक है। तो ये दो लैंग्वेज थी उस समय में जब ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया जिससे आकार छोटा, गति तेज और बिजली की खपत कम हुई। पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक विश्वसनीय यानी रिलायबल, और प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होता था। और इसके जो मुख्य उदाहरण है IBM 1620, ठीक है, और होनेवेल 400, इसे याद रखें। तो इसमें नोट्स क्या बनाएंगे, यानी यहाँ पे जो सेकेंड जो जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, ठीक है। और आपको ट्रिक बताऊँ मैं कैसे, देखिए प्रथम में क्या है, प्रथम पीढ़ी है, तो प्रथम पीढ़ी आप ऐसे याद रखिए, जब किसी ने बल्ब बनाया होगा तो एडिसन ने जो बल्ब बनाया था वो शीशे के बनाया था, तो यानी प्रथम बार जब कोई बल्ब बना तो शीशे से बनाया, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड, ठीक है, इसमें क्या है कि ट्रांजिस्टर का यूज है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर याद रखिए, आपको याद रहेगा। और थर्ड में क्या है, IC का यूज होने लगा था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें तृतीय में क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। और प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा है जिससे बेसिक और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने वाले प्रोग्राम, ठीक है। इसमें IC उपयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हुआ, गति और दक्षता में अत्यधिक वृद्धि हुई। मतलब ये वृद्धि हो रही थी लेकिन इतनी वृद्धि नहीं थी जितना मतलब आज के समय में है, एकदम बस क्लिक करते ही सब खेल समाप्त, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू हुआ और मिनी मेमोरी की अवधारणा आई। कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग इनपुट आउटपुट के लिए किया जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए एक सेकंड में देख लेता हूँ ये क्या हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग इनपुट आउटपुट के लिए होने लगा, कब होने लगा, तृतीय पीढ़ी में, ठीक है, थर्ड जनरेशन में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थर्ड पीढ़ी में क्या हुआ, कीबोर्ड और माउस का भी वैक्यूम आई माइक्रो और प्रोसेसर, सही, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है सिंह, देखिए सही कह रहे हैं। आज बाकी शिवानी नहीं आई आज। अच्छा, चतुर्थ पीढ़ी में क्या था, यानी जो फोर्थ जनरेशन है 1971 और से वर्तमान तक, है ना। लेकिन अब जो है वो थोड़ा और एडवांस हो गया। तो इसमें क्या है, मुख्य टेक्नोलॉजी जो कोर टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या था, जैसे आज प्रोसेसर है ना वैसे ही प्रोसेसर था, बस थोड़ी सी इसमें ये डिफरेंस था कि इसमें देखिए जो ये लगी है ना तो IC की तरह लगा हुआ है इसमें जो जो साइड में ना, लेकिन अब जो क्या है इसमें बीच में है, यानी कि इसमें जो है तो वो प्रोसेसर में जो है ना साइड है इसकी कोर, तो कोर ये क्या है कि नीचे उसमें इंटीग्रेटेड है, क्या नाम उसमें मदरबोर्ड में, CPU में नहीं है। लेकिन इसमें पहले क्या था, CPU में आती थी फिर उसे मतलब एक हिसाब से चिपकाते जैसे थे वैसे, ठीक है। तो इसमें जो भाषाएं थी क्या हुआ कि C++ और डेवेस अन्य आधुनिक भाषाएं, मुख्य विशेषताएं इसकी क्या थी वो देख लेते हैं। VLSI यानी फुल फॉर्म इसकी देखिए, वेरी लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन माइक्रोप्रोसेसर तकनीक ने हजारों ट्रांजिस्टरों को एक ही चिप में माइक्रोप्रोसेसर पर एकीकृत करना संभव बनाया और पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, यानी चतुर्थ पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है साथियों, आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो पर्सनल कंप्यूटर था वो कब हुआ, कौन सी पीढ़ी में, तो आपको याद रखना है चतुर्थ पीढ़ी में। और नेटवर्क, इंटरनेट, ग्राफिकल यूजर, जीयूआई का उपयोग भी शुरू इसी में हुआ, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन थी इसमें सबसे ज़्यादा एक हिसाब से विकास हुआ। ठीक है, और कंप्यूटर की गति GHz में मापी जाने लगी, जिसे उदाहरण एप्पल मैक और IBM PC ये उदाहरण है इसके। एप्पल अभी नई कंपनी मत समझिए उसे। 40, 50, 60, 70 अब तक, हाँ सही है। अब पांचवी पीढ़ी में देखिए क्या पूरा भूचाल ही एकदम बदल गया। ठीक है, पांचवी पीढ़ी में तो पांचवी पीढ़ी में क्या था, फिफ्थ जनरेशन में वर्तमान और इसके भविष्य। ठीक है, चौथी पीढ़ी में क्या था कि 1970 से लगा के वर्तमान तक, लेकिन पांचवी पीढ़ी में क्या, फिफ्थ जनरेशन में हम लोगों का जो वर्तमान चल रहा ना उसी में वर्तमान से आगे तक का। तो इसमें क्या मुख्य टेक्नोलॉजी क्या थी, ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें क्या जोड़ा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो पाइथन थी, जावा थी, और AI के विकास के लिए उपयुक्त प्रोलोग LISP थी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या AI पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, यानी रोबोटिक्स एक्सपर्ट सिस्टम। इसमें एक हिसाब से रोबोट का जो हुआ वो फिफ्थ जनरेशन में ही विकास हुआ अधिकतर। ठीक है, प्राकृतिक भाषा को समझना, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जवाब देना, ये सबसे अच्छा है। क्योंकि आज आप मान लीजिए ChatGPT का AI है, और जब आप हिंदी में पूछेंगे तो वो हिंदी में बताएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सब जो उसका कोड था वही आप डालेंगे तभी बता पाएगा। अब क्या है कि आप कोई भी भाषा में बोलिए वो समझ जाता है सब, यानी उसके अंदर पहले एक लॉजिक आ गया ना। अब क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग यानी समांतर प्रोसेसिंग और सुपर कंप्यूटर का व्यापक उपयोग इसमें होने लगा। और जब होने लगा तो इसमें क्या, तेज गति आई, उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस भी हुआ। तो इसमें क्या है, जैसे गूगल सर्च, श्री एलेक्सा, परम, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं इसके। अब बाइनरी संख्या प्रणाली हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए बाइनरी में क्या होता है साथियों, जो डेसिमल होता है ना, तो अच्छा एक बात बताइए, आप लोग डेसिमल क्यों कहते हैं, ठीक है, दशमलव क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है साथियों? ये बताइए दशमलव क्यों कहते हैं? जो अपने लोग पढ़ते हैं ना संख्या है वो दशमलव में होती हैं, तो उन्हें दशमलव ही क्यों कहते हैं? यानी दशमलव क्यों कहते हैं, 11 मतलब या 13 मतलब क्यों नहीं कह देते? ऐसा क्या रीजन रहा होगा साथियों? बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ आंसर का भी, मैं देख रहा हूँ कमेंट, जल्दी से बताओ। बताइए साथियों, उसे दशमलव ही क्यों कहते हैं? मतलब ऐसा क्या हम लोगों की मजबूरी रही जो 13 मतलब नहीं कह पा रहे या 11 मतलब, 10 मतलब पर ही रुके हैं अभी तक? पता नहीं। राधे कृष्णा जी, राधे राधे भाई, काफी देर लगा दी, क्या बात? बताइए साथियों कि मतलब 11 मतलब क्यों नहीं कहते थे, 10 मतलब ही क्यों कहते हैं? 10 अंक तक होने के कारण, हाँ 10 अंक होने के कारण, गुड, सबसे अच्छा है। ठीक है, यानी कि 10 अंक का मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब इनको काउंट कर लो। देखिए मैंने लिख दिया कमेंट में, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन्हें जब आप काउंट करेंगे तो कितनी ये संख्याएं हैं, 10, इसीलिए इन्हें कहते हैं दशमलव। ठीक है,
तो ये 10 संख्याएं हैं, ठीक है, इसीलिए इसे दशमलव ही कहते हैं। और इसीलिए और भी यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, जैसे जब आप छोटे बच्चों को सिखाते हैं सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो फिर वो 10 10 ही क्यों लेते हैं, दहाई, इसीलिए वो लेते हैं, ठीक है। और बाइनरी में जब लेंगे ना तो दो लेंगे, क्योंकि उसका बेस 2 है, इसमें 10 है, ठीक है। इसके जो बेस है यानी बेस संख्याएं कितनी है, वे 10 है, 0 से लगा के 9 तक, ठीक है। और जब माइनस करते हैं तो बोलते नहीं है दहाई ली 10, क्यों लेते हैं, क्योंकि वो 10 नंबर है, तो उसमें से कोई सा भी घट सकता है, इसीलिए लेते हैं। अब देखिए बाइनरी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं ना। और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना वो इम्पोर्टेंट है, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कभी आगे समय मिलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें आधार क्या है, बाइनरी आधार क्या है, 2 है, जैसे इसमें 10 थी वैसे बेस 2 है इसका, यानी 0 और 1, यानी 2 डिजिट हैं सिर्फ, अंक यानी डिजिट इसमें केवल 2 हैं। प्रतीक उपयोग किए जाते हैं जो शून्य और एक के रूप में, ठीक है। अब देखिए बीट, बाइनरी में प्रत्येक अंक 0 या 1 को एक बीट कहा जाता है, जो बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। बी आई टी का मतलब क्या है, बाइनरी डिजिट, ठीक है, ध्यान रखना। बी आई टी का मतलब बाइनरी डिजिट, और इसे संक्षिप्त में कहते हैं बी आई टी। अब देखिए जो 10 यहाँ पर दिए हैं ये डेसिमल में है, ठीक है। यहाँ पर ये कितने दिए 10, लेकिन यहाँ पर देखिए डबल 10 10 दिए ना, ये बाइनरी में लिखे हुए हैं 10। तो बाइनरी में कैसे निकालेंगे, देखिए जहां पर 0 होता ना वहां पर ऑफ होता है, यानी उसे हम नहीं जोड़ेंगे, और जहां पर 1 होता है वहां पर हम जोड़ेंगे, ठीक है। जी सब बता जाए, कोई टेंशन नहीं है, हम बता देंगे, ठीक है। कल कल ऐड करते हैं फिर उसको। अब देखते हैं कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर बताने का आपको प्रयास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप आसानी से समझ जाएं। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, चला चला, देखो जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, ठीक है, पहला जो इधर से गिनेंगे, ठीक है, इधर से इधर के लिए, यानी कि पहले पेंसिल ले लेता हूँ मैं, यानी यहाँ पे 0 है ना, ये 0, तो इसका मतलब क्या है, ऑफ है, यानी कि तो इसका मतलब क्या है कि हम एक तो मानेंगे एक, लेकिन इसे जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। या फिर हम लोग थोड़े और हिसाब से देखते हैं, देखिए पेन टेप हो तो और अच्छा लगेगा, लेकिन पेन टेप साथियों अभी व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो देखो यहाँ पर जैसे 1 है, यानी इसका क्या लिखेंगे, 0 का हम 1 लिखेंगे, इसका भी 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 बढ़ेंगे, तो इसलिए क्या होगा, फिर यहाँ पर 2, ऐसे जो 1 लिखा ना, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 2 होंगे, ठीक है, डेसिमल में 2 होंगे इसका, ठीक है, यानी कि इसे पहले 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पर 3 नहीं पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, 2 के कितने हुए 4, यानी यहाँ पर 4, अब 4 के फिर आगे के कितने होंगे 8, यानी दुगने करेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा, अब देखिए, ठीक है, यानी पहले 1, ये 0 का मतलब है यहाँ पर 1 लिखा है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, ठीक है। अब देखिए ये 10 कैसे बना है, अब जो ऑन है ना, जिससे 1 1 यहाँ पे लिखा ना, तो इसको बस जोड़ लेंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो इसलिए हो गया 10। समझ में आया साथियों। अच्छा दिख नहीं रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है साथियों, मैं अभी चलिए मैं बताता हूँ फिर से, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया।
ठीक है, अब देखता हूँ मैं, पहले देख लूँ कि सही चल रहा है। अब आ रहा नहीं आ रहा है? दाइन, अब देखिए, अब देखिए क्लियर आ रहा, अब तो आना चाहिए। अब तो बाइनरी वाला यहाँ पे क्लियर आ रहा है, ठीक है मैंने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जैसे कि हम जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें हमने बोला कि यानी 0 और 1 से शुरुआत होगा, तो यहाँ पर क्या बनेंगे 1। ये डेसिमल में इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। ठीक है, 2 आप लोग समझ जाइए अभी, ठीक है। अब 2 के यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर 8। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 8 लिखा, लेकिन हमें 10 लाना है, ठीक है। यानी कि हम कैसे बताएंगे कि 10 है, तो अगर डेसिमल में निकालेंगे तो यानी क्या यहाँ पर ऑन क्या क्या है, यानी यहाँ पर एक ऑन है तो एक यहाँ पर ऑन है, जो भी ऑन है उसी को हम यहाँ पर भी ऑन कर देंगे, उसी को हम जोड़ ले लेंगे बस। 2 और 8 कितना हो गया 10। और बाकी जो ऑफ है इन्हें ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो समझ गए 10 कैसे बनते हैं। साथियों बताइए अब समझ में आया ये? ये हमने किससे चेंज किया, यानी बाइनरी से डेसिमल हम लोगों ने निकाले हैं। अब हम जो सीखेंगे वो डेसिमल से बाइनरी में बदलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको ये बता देता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए, कि जैसे मेमोरी कार्ड आपने सुना है कि पहले 2 GB आया है ना, 1 GB, फिर 2 GB, फिर 4 GB, फिर 8 GB, फिर 16 GB, फिर 32 GB, फिर 64 GB, फिर 128 GB है ना, 128, फिर 256 यानी 25, 256। तो ये क्या है, ये मतलब बाइनरी के बेस पर बने, इसीलिए इसमें देखना आप कभी ये नहीं देखा 3 GB कहीं आ गया मेमोरी कार्ड। आपने अधिकतर ऑब्जर्व कीजिए, है ना। तो ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है कि पहले 1 GB आया, फिर 2 GB आया, फिर 4 GB आया, फिर 8 GB, यानी उसके दोगुने होते चले गए, जो कि वैदिक कालीन में ऐसे ही माप तोल के भी बांट चला करते थे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनका रिलेट होगा बाइनरी से, लेकिन वो अतीत की बातें हैं और पता नहीं वो कितनी सत्य हैं या फिर कितनी असत्य हैं। क्लियर हुआ ना साथियों यहाँ तक टॉपिक? वैदिक काल में ऐसे ही जैसे यहाँ पे मेमोरी कार्ड चल रहा है, मेमोरी कार्ड ठीक है, यानी चिप के बारे में जो चल रहा है, पहले 1 GB, फिर 2 GB, फिर 4 GB, वैसे ही वैदिक काल में शायद था कि उसमें बांट चला करते थे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी से हम लोगों ने डेसिमल बनाना सीख लिया, अब डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाएंगे, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। हालांकि एक जो जो मैंने आपको अभी बताया था साथियों, वो क्या, वो ट्रिक है, इसका मूल ऐसा नहीं है। मूल इससे टफ है, आपको समझ ही नहीं आएगा फिर मूल, इसीलिए मैंने मूल नहीं बताया है। क्योंकि वो एलसीएम की जैसे निकालेंगे, और कुछ साथी ऐसे होंगे हिंदी वाले, खासकर लड़कियां, जिनको अधिकतर एलसीएम में दिक्कत होगी। एक ट्रिक बताइए, ठीक है साथियों, जो मूल है इसका मेथड अलग है, लेकिन आपको ट्रिक से ही आपका सब काम हो जाएगा, ठीक है। बेफिक्र रहिए, ये मत सोचिए कि आप ट्रिक बता दिए तो बेस इसमें गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल, मान लीजिए डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाएंगे, है ना। जैसे आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ 4 है,
तो 4 डेसिमल कैसे बन गया, यानी कि जो 4 है हम डेसिमल मानते हैं, छोटी सी संख्या मानते हैं पहले, कि जैसे 2 है, छोटी से ही शुरुआत करें है ना, तो 2 2 क्या है, ये डेसिमल है, इसको मैंने बाइनरी में चेंज करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ऐसे करो, देखो यहाँ पर ऐसे लिखो, पहले काउंटिंग करो, यानी पहले 1, फिर 2, फिर 4, और फिर 8, और फिर 16। साथियों आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ ये काउंटिंग, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या, 32, यानी कि 32। अब 32 तक तो जाने ही नहीं, हमें 2 निकाले ना यहाँ से, देखिए 2 है, यानी कि 2 डेसिमल में दे रखे हैं। अब इसे हम बाइनरी में बदलेंगे, तो बाइनरी में कैसे बदलेंगे, जैसे यहाँ पहले 1 है ना, तो 1 को हम क्या कर देंगे, यानी 1 को हम ऑन नहीं करेंगे, क्यों, अगर ऑन करेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा, यानी 3 GB तो हम मांग ही नहीं रहा, वो तो 2 मांग रहा ना वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी 0 कर देंगे, और 2 को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो ये कितने लिखे हैं, ये बाइनरी में साथियों लिखे हैं 2, ठीक है। आपको दिखावे में लग रहा है 10, लेकिन ये बाइनरी में कितने लिखे हैं, 2। ठीक है, ज़्यादा नीचे, हाँ थोड़ा वो दिखता नहीं ना, फ़ोन नहीं है आज, डाउन है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो मैं फिर से देखता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए, अभी और एक एग्जांपल से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो ये। हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं भाई कहाँ पे हम लोग थे, क्या चल रहा था, और अच्छे से समझे इसे बेटर से, बेटर से बेटर समझने का प्रयास। साथियों 2 मिनट रुकिएगा साथियों, मैं अभी आता हूँ, ठीक है, पानी पी लूँ। आ जाइए साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा पानी पीने गए थे, वहाँ थोड़ा काम भी पड़ गया। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, सभी लोग जुड़े हुए हैं ना या चले गए। चलो भाई बाइनरी अब देखते हैं, ठीक है, कि बाइनरी में क्या चल रहा है। चलो भाई बाइनरी में देखते हैं अब, अच्छे से समझे है ना, क्योंकि एक दो एग्जांपल से नहीं समझेंगे इतनी जल्दी, आप गलत गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अधिकतर आता है, ठीक है। तो देखो, यानी कि डेसिमल से हम क्या सीख रहे थे, बाइनरी सीख रहे थे, है ना, यही तो सीख रहे थे। तो यानी मान लीजिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5। अब हम 5 को कैसे, यानी कि कैसे बाइनरी में 5 लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर पहले आपको काउंटिंग लिखना है, ठीक है, 1, फिर 2, ठीक है, फिर 2, और फिर 4, और फिर 8। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, क्यों,
क्योंकि 5 जो है ना वो 8 से कम ही है, लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा चलो लिख लो, है ना एक। लेकिन नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 कैसे देखो बनाएंगे आप, 1, इनको किस किस को जोड़ेंगे जो 5 बन जाए, तो यानी कि 1 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यानी 1 और 4 क्या होगा हमारा, ऑन होगा। और ऐसे ऑफ कौन है, दो, यानी दो हमने जोड़े ही नहीं है, किसी काम के नहीं उन्हें, इसीलिए हमने जीरो कर दिया। तो बाइनरी में 101 जैसा लग रहा ना, ये 5 लिखे हैं बाइनरी में, ठीक है। साथियों यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। थोड़ा तोड़ तोड़ कर समझाया जाए, ठीक है। बिल्कुल मैं समझाने का प्रयास करता हूँ फिर से, ठीक है, बताते रहो जब तक समझ ना आए, फिर फायदे क्या हम लोगों का चर्चा करना है ना। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि जो बाइनरी वाला ना वो थोड़ा कट टफ भी है। देखिए मेरे पास अगर पेन टेप होता या फिर बोर्ड होता, ठीक है। हाँ, हालांकि बोर्ड तो बहुत लगे हैं स्कूल में, लेकिन कैमरा अच्छा नहीं है ना, तो मेरा फ़ोन का ही अच्छा है ना, तो फिर लैपटॉप का ही अच्छा है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको अब 6 लिखने हैं, ठीक है। यानी ये 6 डेसिमल में दे रखे हैं, डेसिमल का मतलब है जो हम लोग सीखते हैं। अब ये आपसे कहा गया इसे बाइनरी में बदलिए, यानी जो 6 काउंटिंग है ना, तो इसे बाइनरी में बदलिए। अब बाइनरी में कैसे बदलेंगे आप, तो बाइनरी में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, पहले काउंटिंग लिख लो जो अपने लोग पढ़ते हैं, वो काउंटिंग लिखेंगे, यानी गिनती लिखेंगे, 1 यानी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5, है ना। अब 6 भी लिख, सॉरी मैंने क्या लिख दिया मैंने, एक सेकंड साथियों, मैं भी बातों में भूल गया, सब गड़बड़ लिख दिया। ठीक है, यानी आपको लिखना 1, फिर 2, फिर 4, और फिर क्या लिखना है, फिर 8। तो 8 की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, आपको 6 लिखना है, तो यानी किसको आप ऑन करेंगे, इन दोनों को। यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऑफ हो जाएगा, यानी 1 है तो 1, जो 110 लग रहा ना, तो 110 जो लिखा है ना, तो उसका मतलब क्या है कि 6 लिखे हैं। ठीक है, समझ में आया साथियों, अब बताइए कुछ क्लियर हुआ टॉपिक। ऑन ऑफ याद रखिए, ऑन का मतलब है वो आप जोड़ेंगे। आपसे मान लीजिए आपके पिताजी पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कितनी लाइटें जली हैं, यानी लाइटें जो जली हैं उन्हीं को तो बताएंगे काउंट करके। मान लीजिए डीजे लगा है बहुत बड़ा, और आपसे पूछा गया दीपावली में बाहर झूम रहे हैं, तो आपके पिताजी ने बताओ कि इसमें कितनी एकदम लाइटें जलेंगी। तो यानी 8 बनाने के लिए हमें कौन कौन सी लाइटें ऑन करनी है, उसको चित्र बनाने के लिए वैसे ही समझो आप। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक से बताया तो समझ में आएगा, बेसिक बताता तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक में थोड़ा अलग हिसाब से होता है उसका। बेसिक में क्या है कि नजर हटी दुर्घटना घटी लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप फिर से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में क्या है पूरा सवाल लगाना पड़ेगा। साथियों एक बार थम्स अप कर दीजिएगा अगर आप लोगों को समझ में आया है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर कीजिए, क्योंकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो उनका कम से कम नेट तो हो ही जाए ना, जो फर्स्ट पेपर से मतलब जूझ रहे हैं एक हिसाब से। फ्री क्लास है। और ए सिंह भाई आपने वो आरआरआई पे आप आए थे नहीं आए थे कल, पीडीएफ नोट्स के लिए उसी पे पढ़े हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वही यूज कीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप तो दूसरा विदेशी कंपनी है ना, तो इसका कोई भरोसा नहीं कब कौन टैक्स लगा दे या फिर कौन क्या कर दे। ईशांत जी आपको समझ में आया, ईशांत जी, विवेक मिश्रा भाई, समझ में आया सभी को।
चलो भाई, अब आगे देखते हैं क्या मामला है। ठीक है, दशमलव वाणी रूपांतरण ये तो हम लोग अभी देख ही चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या है कि यहाँ पर जो बीट है ना, ठीक, एक निबल में 4 बीट्स होती हैं, ठीक है, यानी कि वन निबल में कितनी बीट्स होती हैं? 4। 4 बीट्स का मतलब क्या है साथियों? 4 बीट्स का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे 4 बने होंगे, ठीक है, समझ गए? जैसे अभी बाइनरी के नंबर पढ़ के ना, तो यानी एक बाइनरी पर एक वो बनता है एक हिसाब से। ठीक है, आपसे कोई पूछे वन निबल में कितनी बीट्स होती हैं? 4। और एक बाइट में कितनी बीट्स होती हैं? 8। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इस पे एक बाइट में 8 बीट्स होते हैं, और एक केबी में 1024 यानी 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है, एक केबी में, किलो बाइट जिसे कहते हैं, ठीक है। और जो मेगावाट होता है, नहीं, एमबी जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 1024 केबी होती हैं, ठीक है, यानी कि बीट्स के अंदर 8 बीट्स के एक बाइट बनता है, और 1024 बाइट से केबी बनता है, बोलते नहीं केबी स्पीड आ रही है, और फिर एमबी बोलते नहीं कितनी एमबी बची है, वही है यहाँ पर। तो यानी कि एक एमबी के अंदर 1024 केवी होते हैं, यानी 1024 केवी आते हैं, ठीक है। वहीं गीगावाट में क्या है? एमबी आती है, यानी कि 1024 गीगावाट, ठीक है। गीगावाट का मतलब है जीबी, ठीक है। जैसे आपसे कोई बोलता है ना साथियों, आपसे कोई बोलता है कि आपको 1 जीबी डेटा मिलेगा, तो उसका मतलब क्या है कि 1024 एमबी मिली है आपको। पीडी में नहीं गया हूँ, कोई नहीं, देख लेना। यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आता है, सही बोल रहे हैं आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले इसीलिए तो बता देता कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कहता ना कि 1 जीबी आपको डाटा मिला है, तो उसका मतलब क्या है कि 1024 एमबी मिली हैं। और आप यहाँ से कभी कभी कैलकुलेट वाला भी हो जाता है कि भाई बताओ कि मतलब एक फोटो इतने केबी का है, तो बताइए इतनी एमबी है तो कितनी फोटो आ सकती हैं, तो वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 8 बीट्स में एक बाइट होता है, वहीं 1024 बाइट में 1 केबी होता है, और 1024 यानी 1024 केबी में 1 एमबी, और 1024 एमबी में 1 जीबी है ना, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, इसीलिए 10 फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीवी, फिर ईबी, फिर बीबी, फिर जेडबी। आपको ये से याद रखना, फिर सबसे लास्ट में गीपो वाइट, ठीक है। ये आप अपने आप से याद रख लीजिएगा कैसे भी ट्रिक बना के। ठीक है ना साथियों, क्लियर हुआ सब यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? बिल्कुल ठीक है। और बाकी लोग कहाँ हैं, सो गए क्या? ये छोड़ छाड़ के चले गए? क्योंकि हम लोगों का सबसे, हिंदी वालों का सबसे कठिन मामला ये है कि जहां पर थोड़ा कठिन लगा तो वहीं से छोड़ देते हैं बोलते हैं नहीं करेंगे। हिंदी मीडियम वालों का है। और मैथ हम लोग इसीलिए नहीं सीख पाए अच्छे से, क्योंकि मैथ क्या हुआ कि हम सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर लग खत्म ही हो जाए, मतलब एक एक क्वेश्चन नहीं लगा ना तो सोचते हैं अरे हमें तो आती नहीं मैथ है, जितना लगे उतना लगाओ मैथ, एक दिन ऐसा होगा आ जाएगा। क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता था सही से, परसेंटेज भी नहीं निकालना आता था। लेकिन आज का दौर है वो है कि जो 40 सेकंड में सवाल लग सकता है, जो मुझे आता है। जो नहीं आता तो उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो मुझे आता है वो 40 सेकंड में, ये समझ लिए 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे सवाल। ठीक है जी, हैं, ठीक है। तो वैसे आप पढ़ते रहें, और एक दौर ऐसा आएगा आपको सब समझ में आएगा। और हालांकि मैं जिस हालातों से गुजरा हूँ इस परीक्षा में, तो मुझे तो ये भी नहीं बताने वाला था कि रिसर्च है तो नृजाति रिसर्च, यानी कि कोई जनजाति की अगर हम लोग वहाँ प्रत्यक्ष रूप से रिसर्च करते हैं तो फिर वहाँ पे नृजाति रिसर्च कहते हैं उसे।
तो ये क्वेश्चन आया था, मेरा गलत हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं सोचा यार इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी ये गलत हो गया, टुच्चू जैसा क्वेश्चन। लेकिन आपको आते हुए क्वेश्चन जब गलत होंगे ना, तब आपको दिक्कत होगी कि भाई ये मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, है ना। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सजेशन देता चलता हूँ साथी होने की वजह से, वरना मुझे क्या, फिर आप खुद समझदार हैं, परिपक्व हैं, कोई बच्चे तो हैं नहीं आप लोग, सब लोग हमारे हमजोली के हैं। कुछ लोग तो हमसे बड़े होंगे क्योंकि अभी मेरी एज 22 साल हुई है। अब प्रोग्रामिंग भाषाएं देख लेते थी, ठीक है। यानी प्रोग्रामिंग जो भाषाएं हैं वो किस किस स्तर पर हैं वह हम लोग समझ लेते हैं, और फिर उनको ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों, ये ध्यान से समझो, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई नहीं होता है, सही बात है, हाँ। कोई नहीं होता है तो मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन सही बात बोली होगी तो फेवर में है या अनफेवर में पता नहीं, लेकिन जो भी है ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों, ये ध्यान रखिए। नहीं तो फिर आप लोग सोचे कि अरे ये भी छोड़ देंगे, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना, तो मैं ये सोचता था कि चलो ये क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो क्या होगा। ऐसे ही लमसम मैंने 20-25 क्वेश्चन छोड़ दिए। मैंने सोचा अरे एक ही तो नहीं आ रहा, जैसे संस्कृत वाली जो लाइनें है ना कि दंडी ने क्या कहा है या फिर वो क्या कहा, अगर आप लोग बताएंगे तो उस पर भी हम एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए ट्रिक से। तो हम ये पहले सोचते हैं अरे इन्हें कौन याद करेगा, ये तो सब हमें नहीं याद हो रही, किसी को नहीं याद होती होगी, लेकिन वो याद करनी पड़ेगी अगर आपको नेट जीआरएफ पास करना है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, नहीं तो बातें होती रहेंगी, अब बातें बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, यह वर्गीकरण भाषा की मशीन हार्डवेयर से निकटता पर आधारित है, जो कि निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ये भाषाएं सीधे मशीन हार्डवेयर के लिए लिखी जाती हैं और मशीन के सबसे करीबी होती हैं। ये प्रथम पीढ़ी क्या है, मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज, जो 0 और 1 को समझती है। कंप्यूटर किसको समझता है, तो 0 और 1 को ही समझता है। हालांकि मुझे ये पहले बताना चाहिए था जो पीढ़ी है और ये भाषाएं, लेकिन मैंने पहले जानबूझ के नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं जानबूझ के ये पोथी पत्र आपके सामने पूरा रख देता है ना, इतिहास के जैसे क्वेश्चन जे रख देता, तो जो बच्चे यहाँ पर जो हमारे साथी नए नए हैं जिन्होंने कंप्यूटर इससे पहले नहीं पढ़ा, तो वो मायूस हो जाते, वो सोचते क्या यार कंप्यूटर है इतना कठिन, इसमें आता है, हटो छोड़ जाओ भाग जाओ। लेकिन पहले मैंने इसीलिए इतना सरल टॉपिक रखा था, तो आपको आता होगा हाँ भाई काल लीटर तो देखा है, डीवीडी तो देखी है ना। लेकिन अब जो है वो टिपिकल आएगा, अब जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा और लेवल का अच्छा आएगा, है ना। तो ये टीचिंग मेथड है, जैसे कि मैंने एक लोगों के पास पीडीएफ भेजा था तो बोल रहे थे इसमें तो सब मिक्सअप कर दिया तुमने, तो मैंने बोला जानबूझ के किया ना। साथियों और बताइए, सब क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो भाई और देखते हैं। अब प्रथम पीढ़ी क्या है, यानी मशीन लैंग्वेज, जैसे कि हम लोगों ने कहा 0-1 ये तो हो चुका है। अब द्वितीय पीढ़ी में क्या, असेंबली भाषा, ठीक है। असेंबली भाषा में क्या था कि जैसे एडेड का मतलब क्या है, कोई चीज ऐड करना, सब मतलब जोड़ना, ठीक है, जंप मतलब उछालना। तो ये क्या था, जैसे कि जब छोटे छोटे आपने गेम देखे होंगे ना, कि नोकिया में जैसे गेम आ रहा था, सांप ऐसे ऐसे जाता था, कि इधर से घूमा फिर इधर से ऐसे खाता जाता था, वो यहाँ पर जैसे आया तो वो बढ़ जाएगा, उसकी पूंछ इतना लंबा हो जाएगा, तो वो क्या था, यानी जंपिंग वम्पिंग करने के लिए क्या था, असेंबली भाषा का ही वहां पर यूज होता था पहले समय में, ठीक है। इसीलिए देखा आपने कि वो सादे होते थे, कि यानी ये ऐसे एक सांप जैसा आ रहा है स्नेक, तो उसमें ये नहीं है कि वो पीले कलर का आएगा लाल कलर का आएगा। तो पहले क्या था कि वो हल्का जैसे पहले जो घड़ी आती थी ना, तो उसमें जो टाइम दिखाता था तो वैसे ऐसे सांप घूमता था उसमें, है ना, पूरी स्क्रीन में ऐसे। तो उसमें क्या था कि जो द्वितीय पीढ़ी की जो असेंबली लैंग्वेज थी वो उसी के बेस पे बना हुआ था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं तो व्यवहारिक ज्ञान से रिलेट कर रहा हूँ साथियों, और अभी लोग नहीं समझेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। बिल्कुल पढ़ते जाइए और समझते जाइए।
बिल्कुल बिल्कुल भाई। इसीलिए तो मैं पहले बोलता हूँ ना कि मैं कोई सर और नहीं हूँ, आप अपना भाई समझिए। क्योंकि सर उसको कहना चाहिए जिससे बहुत कम गलती हो, और हम तो लोग गलता कर रहे हैं, गलती तो छोड़ दीजिए। है ना। तो उच्च स्तरीय भाषाएं अब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज जो क्या है, जो मॉडर्न समय की, जो आज के समय की, आज भी कुछ कुछ चल रही हैं, तो वो क्या है, ये भाषाएं मानव भाषाएं, यानी मानव भाषा जिसे अंग्रेजी के करीब होती है, जिसे प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। इन्हें चलाने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है। तो जैसे गूगल से हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं ना हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी में, तो वैसे ही ये मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में बदल देते हैं, हाई लेवल को लो लैंग्वेज में बदलते हैं। इसी का ये कार्य करते हैं। जैसे आपने इन्वर्टर देखा ना, इन्वर्टर देखा ना, डीसी यहाँ से करंट लगाओ मीटरा से और एसी झटके मारने वाला करंट बना देता है। तो वैसे ही ये है कि यानी भाषा को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से अब पढ़ें, है ना, तृतीय पीढ़ी का। तो इसमें क्या था, पेंसिल ले लो। तो इसमें क्या, थर्ड जनरेशन जो थी, तो प्रोग्रामिंग निर्देशों का क्रम, सीक्वेंस या ऑब्जेक्ट पर आधारित था, जिसे सी, सी प्लस प्लस, जावा और फोर्ट्रान और कोवोल, ये क्या थी, ये लैंग्वेज हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कंप्यूटर संस्थानों में सी और सी प्लस प्लस, जावा तो कॉमन है, सभी लोगों ने सुनी होगी। ये क्या था, तृतीय जो पीढ़ी थी, यानी थर्ड जनरेशन थी, उसमें जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर अधिकतर आते हैं, तो उसमें अधिकतर यही से कोडिंग था। लेकिन आज के आते वो बहुत इससे भी एडवांस है। तो जो फोर्थ जनरेशन के क्या है, गैर प्रतिक्रियात्मक भाषाएं, यानी ये उपयोगकर्ता को केवल यह बताती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं। और डेटाबेस कार्यों के लिए आदर्श उदाहरण क्या है, एसक्यू स्ट्रक्चर्ड, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ साथियों, क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड यानी कि यहाँ पर हिंदी इसका होगा संचरित, संरचित। ठीक है, स्ट्रक्चर, इसे स्ट्रक्चर का ही प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा इसका, बताइए। कभी कभी ऐसा होता ना, कोई नहीं, हमें बिल्कुल भी हीनता नहीं हो रही है, क्योंकि इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी बोल पा रहे हैं ना। तो इसमें क्या था कि कैसे करना है, क्या करना है या क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में ये निर्देश देता था। क्योंकि इसमें क्या था कि कोडिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती थी। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें क्या था कि वेबसाइट में कि अधिकतर पेज से ही ऐसे जोड़ दो, बस वेबसाइट हल्की बन जाती है। ऐसे पांचवी पीढ़ी में क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषाएं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि पांचवी पीढ़ी से क्या होता है, ये साथियों ये ध्यान रखो कि एआई सब में घुस घुस गई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और लॉजिक। ठीक है, तो इसकी ये उदाहरण है इसमें। तो प्रोग्रामिंग भाषा के अनुवादक या ट्रांसलेटर्स, जो कि अभी कंपाइलर और वो हम लोग देख रहे थे, उनको भी देख लेते हैं। साथियों भाषाएं समझ में आई, जैसे कि हिंदी इंग्लिश भाषाएं हैं ना, वैसे कंप्यूटर की भाषाएं हैं। एक अक्षर सिखाने वाला गुरु भी होता है, मीता हीरा भाई, तीसरी कसम। हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है ना। सही पकड़े हैं आप। ए सिंह भाई गजब की हिंदी यार। सही है, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है, और इस बार ईश्वर करे आपका जेआरएफ हो जाए। फिर अपने लोग पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, पॉडकास्ट में तब तक कैमरे ले लेंगे दो, आराम से बैठकर पॉडकास्ट भी शूट किया करेंगे, है ना। इसीलिए सभी लोग अच्छे से मेहनत करो, हो जाए, और अपने चैनल का भी नाम हो। अब जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, उनको अनुवाद करने के लिए जो प्रकार हैं, ठीक है, जैसे जो गूगल के जैसे जैसे जो उपकरण हैं, ऐसे मान सकते हैं, तो वे क्या क्या है उनको देख लेते हैं। दूसरा, पहला है कंपाइलर। तो ये कंपाइलर क्या करता है साथियों, ये क्या करता है, पूरी पीडीएफ की पीडीएफ ही एक ही बार में चेंज कर देता है ना। ये नहीं है कि वो लाइन बाय लाइन करूं, पूरा एक ही बार में बस खत्म। और जो भी त्रुटियां होंगी इसमें क्या होंगी, वो सबसे लास्ट में ही बता देगा कि आपने ये गलत किया है। ठीक है, ये क्या है, कंपाइलर। अब देखते हैं, ये उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी, सी प्लस प्लस या जावा में लिखे गए प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में अनुवादित कर देता है। देखिए,
एक इसकी आखिर हम लोगों को इसका यूज क्यों करना पड़ रहा है ना, ये भी तो पता होना चाहिए भाई, कि अगर हम मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए ताकि हमारा भविष्य सुधर सके और कुछ आर्थिक स्थिति भी सुधर सके, यानी सब कुछ सुधर सके, इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेसिक कंपाइलर का यूज क्या करना, मतलब हमारी ऐसी क्या मजबूरी आई होगी जो हम लोगों ने कंपाइलर को यहाँ पर रखा कि भाई तुम भी चलो इसमें यहाँ पर अपना काम करो, है ना। तो क्यों रखा होगा, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जो C++ है, जो जावा है, ये क्या करता है, जो हम लोग कोडिंग करते हैं उसे, ठीक है, यानी जैसे HTML पे लिखते हैं कोई चीज़, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ऐसे साइड आती है, ऐसे चलता जाता पेज, तो वो क्या होता है HTML पर होता है, ठीक है, HTML। लेकिन ये क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। तो इसका क्या हुआ कि जैसे कि 0 1 में थोड़ी, अब मान लीजिए आपसे कोई कोडिंग करवाए कि भाई 0 1 में करो, 0 1 में कोडिंग करो, तो आप क्या करेंगे, 24 घंटे बाद अगर 4 घंटे बाद बाहर निकलेंगे ना, तो 0 1 ही दिखेगा हर जगह, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, है ना, पगला जाएंगे आप कोडिंग करते करते। तो इसीलिए क्या वो कंपाइलर का, यानी हम मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपसे कोई बोले कि भाई हिंदी में लिखिए, आपको हिंदी परफेक्ट तरह से आती है हिंदी, उसने क्या किया, आपने जो हिंदी लिखी उसने क्या किया, गूगल ट्रांसलेट पे डाला, बोला कि भाई इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो या उर्दू में कर दो या फारसी में कर दो, तो गूगल बाबा ने क्या किया, तुरंत उसे ट्रांसलेट कर दिया। तो यानी आपको उर्दू समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन आपका काम चल जाएगा। वैसे ही कंपाइलर का काम होता है, यानी कंप्यूटर भाषा, यानी जो मशीन लैंग्वेज हम लोगों को नहीं आती है, लेकिन कंपाइलर के माध्यम से वे लैंग्वेज बना लेते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटिव फाइल बनाता है, और विशेषता क्या है, ये गति बहुत तेज होती है क्योंकि अनुवाद केवल एक बार किया जाता है, यानी पूरी फाइल एक ही बार में समाप्त पूरी। ठीक है, तो ये क्या है, कंपाइलर, समझ में आ गया कंपाइलर क्या है साथियों, बताइए, कंपाइलर तो समझ में आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है हर बार, बताइए भाइयों, बताइए, कंपाइलर समझ में आया ना, कंपाइलर क्या है, ए सिंह बताइए आप, बाकी लोग पता नहीं कहाँ गए भाई। कंपाइलर समझ में आया ना, जैसे आपके घर पे इन्वर्टर होता है डीसी को जो एसी में बदल देता है, और अगर वो भी समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि जो गूगल बाबा हैं वो किसी भी लैंग्वेज में बदल सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर पूरा पीडीएफ बदल देता है, यानी आपने जो भी कोड उसमें लिखा है तो वो चेंज कर देता है। ठीक है, क्लास 1:14 हो गया, वाह भाई काफ़ी हो गया, पता ही नहीं चला। चलो देखते हैं, ये पूरा कर लें फिर उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं ना। अब देखिए इंटरप्रेटर क्या है, अब भाई इंटरप्रेटर क्या है, अब इंटरप्रेटर क्या है, ये कंपाइलर ही जैसा है, बस इसमें क्या है कि ये वन लाइन बाई लाइन, यानी जैसे कोई पत्र पढ़ता ना वैसे ये करता जाता है, और साथ में ये मिस्टेक भी बताता जाता है और रुक जाता है जहाँ पर मिस्टेक होती है। तो क्या है, ये उच्च स्तरीय भाषा जिससे पाइथन, जावास्क्रिप्ट या बेसिक में लिखे गए कोड को अनुवादित करता है। ठीक है, अब प्रक्रिया क्या है, ये प्रोग्राम को लाइन दर लाइन पढ़ता है और अनुवादित करता है और तुरंत निष्पादित करता है, यानी तुरंत प्रोसेस में डाल देता है। त्रुटियों को ढूंढना इसमें क्या आता है कि सरल होता है, क्योंकि जैसे कि आपसे क्या है कि लाइन बाय लाइन कोई पढ़ रहा है और वो बता दे कि आपकी ये गलती है, तो आपको सरल है ना। अब मान लीजिए पूरा पेज यहाँ पर कर दे, पूरा पीडीएफ मान लीजिए हम पढ़ा दें आपको, और फिर आप बोलें कि भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 10-12 गलती हैं इन पेजों पर, तब भी सरल, लेकिन बोलेंगे इसमें 10 गलती हैं पूरे पीडीएफ में, तो हम कैसे पहचान पाएंगे क्या गलती है ना। तो इंटरप्रेटर क्या है कि यहाँ पर सही है थोड़ा, ये प्रोग्राम को लाइन दर लाइन पढ़ता है, अनुवादित करता है तुरंत, ये तो हो गया है। तो कंपाइलर की तुलना में निष्पादन धीमा होता है, और क्योंकि कोड हर बार निष्पादन से पहले अनुवादित होता है। ठीक है, यहाँ तक भी आप लोग समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। और इतना तो, अरे क्या मैं सोचा रेजर पकड़ ली, ये तो सब गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है, अब असेंबलर क्या है ना भाई, ये तो समझ आएगा। कंपाइलर का मतलब है पूरा कंपाइल कर देंगे, बोलते नहीं कंपाइल कर दो यानी मिला दो एक में ही, तो कंपाइल कर। इंटरप्रेटर का मतलब है इंटर में आना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा भाई पढ़ो, इंटर में हो भी, बीए एमए में थोड़ी आए हो तो 4 घंटे पढ़ोगे एक साथ बैठ के,
इंटर में वो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना लो अपने मन से, क्योंकि अपने मन से बनाई गई हुई ट्रिक ज़्यादा दिन तक चलती हैं। अब असेंबलर क्या है भाई, ये असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए निमोनिक्स जैसे कि एडीज या सीयूवी या जैम्प को सीधे मशीन भाषा बाइनरी कोड में अनुवादित करता है। ये असेंबली कोड को सीधे मशीन कोड में मैप करता है। मैप का मतलब पता है क्या है, स्थापित यानी जोड़ता है, ठीक है। यह एक निम्न स्तरीय अनुवादक है जो हार्डवेयर विशिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि हार्डवेयर में मान लीजिए किसी को जंप कराना है तो यहाँ पर कोड करके जंप लिख देगा तो असेंबल कर देगा, एक हिसाब से असेंबल जैसे करते हैं ना, उसी तरह से है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये कल पढ़ेंगे साथियों, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। और अब 5 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं, और जैसे ही क्लास स्टार्ट हो 8 बजे रोज होगी अब, ठीक है। वैसे ही आप लोग जुड़ जाइए कीजिए ताकि ज़्यादा रुकना ना पड़े, क्योंकि पहले पहले ही 10 मिनट शायद लमसम ख़राब हो जाते हैं अपने लोगों के। हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया, ठीक है। और कोई डाउट है साथियों, आप लोग कोई डाउट है, जो भी लोग जुड़े हैं वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है साथियों, अभी 5 मिनट हैं आपके पास। साथियों मेरी एक कमजोरी बताऊं क्या है, कि मैं ज़्यादा अगर सिस्टम के सामने बैठता हूँ ना तो मेरे आंखों में और सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि चश्मा मेरा टूट गया यहाँ, तो इसीलिए। ठीक है ना साथियों। यहाँ तक क्लियर हुआ, लास्ट वाला थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। जो असेंबलर है ना, इसे असेंबलर को ना साथी, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, जो भी डाउट हो पूछ लीजिए, ठीक है। और कोई, बाकी सभी लोग कहाँ गए हैं, आ जाइए जल्दी से बताइए, और कोई डाउट क्या है, फिर हम लोग देखते हैं। असेंबलर को समझा दे रहे हैं अभी तो, लास्ट वाला थोड़ा। और बाकी लोग कहाँ हैं, ठीक है अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बाकी लोग कहाँ चले गए क्या, बाकी लोगों का भाई पता नहीं है कहाँ चले गए। चलो भाई असेंबलर को देख लेते हैं। अरे यार, ये तो इसकी, मैं तो सोचा स्क्रीन चली गई। तो असेंबलर देखो भाई कहाँ गया, ठीक है। असेंबलर कहाँ गया, जे है। देखिए ये असेंबली भाषा है, ठीक है। यानी ये क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से एक हिसाब से इस पे डिपेंड रहता है, कि जैसे उसमें क्या है कि हम लोग जो थे इसमें क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे। तो इसका कार्य क्या है कि अनुवादित तो करता है बाइनरी कोड में, लेकिन पहले हम जो डायरेक्ट कोड देते हैं ना वो करते हैं। उसमें जैसे क्या है कि जैसे कि क्या बताऊँ मैं, बोर्ड होता तो और अच्छे से समझा देता। और ये निम्न स्तरीय अनुवादक है जो हार्डवेयर, ये क्या है कि जैसे कि वो हाई लेवल के लिए, प्रोफाइल के लिए, ये छोटे छोटे से हैं, ठीक है। आप इतना रखिए, कल मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा हल्का सा सिर भी दर्द होने लगा साथियों, क्योंकि टाइम शायद ऊपर सो रहे होंगे शायद, हाँ भाई मुझे खुद लग रहा है ऐसा। चलिए कोई नहीं, जो भी है कल करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए। और कल सभी लोग फिर जुड़ेंगे 8 बजे। बाई चांस से 10-15 मिनट डिले हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा मतलब समय का अभाव रह जाता है इस वजह से। चलिए भाई आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, और सभी को शुभ रात्रि।